गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग कक्षा 7 विज्ञान का पाठ 12वां जिसका नाम वन हमारी जीवन रेखा है इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलो देखते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो देखें, सबसे पहला प्रश्न यहाँ दिया हुआ है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। तो वन बच्चों देखो, आप यहाँ चित्र दिया हुआ है, वन जहाँ बहुत सारे पेड़ ही पेड़ होते हैं, ठीक है, उसे वन कहा जाता है, जिसमें जंतु भी रहते हैं, पक्षी भी रहते हैं, ठीक। तो अब इसका आंसर देखते हैं कि वन में रहने वाले जंतु वन में उगने वाले पेड़ पौधों के फल व बीजों को खाते हैं। बिल्कुल सही बात है, उनको वहाँ पर जो पेड़ पौधे और फल मिलेंगे, बीज मिलेंगे, उनको खाएंगे। इसके अलावा दूसरे जीव होते हैं जो क्या खाते हैं, मांसाहारी जीव होते हैं। जो मांसाहारी जंतु जो होंगे वनों में, वो ऐसे शाकाहारी जीवों को खाएंगे, है ना। तो शाकाहारी भी हो गए वहाँ पर, मांसाहारी भी हो गए, दोनों तरह के वहाँ पर जीव पाए जाते हैं। तो इसके आगे देखते हैं अब क्या लिखा है। विभिन्न जंतुओं के गोबर या लीद या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में खाए गए बीज जंतुओं द्वारा दूर दूर तक पहुंचाने अर्थात फैलाने का कार्य हो जाता है। अब देखें, जो जानवर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, है ना, वो एक ही जगह पे तो रुकते नहीं हैं। तो एक जगह से जब दूसरी जगह पे जाते हैं जानवर, तो जब वो घूमते रहते हैं, घूमने से क्या होगा, दूसरी जगह पे पहुंचेंगे ही। तो दूसरी जगह पर जब वो पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने गोबर कर दिया या लीद कर दी, तो वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वहाँ वो गिर गया, और उनके अपशिष्ट पदार्थ में जो उन्होंने बीज वगैरह पौधों के खाए होते हैं वो भी साथ में निकल जाता है। तो वहाँ पर दोबारा से वही पौधा, बीज जो है वो पौधे का रूप ले लेता है। तो इस तरह से ये दूसरी दूसरी जगहों पर इनको फैलाने में सहायक होते हैं। अब आगे देखते हैं आंसर। इससे उन स्थानों पर अनुकूल वातावरण मिलने पर बीज अंकुरित होकर पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार वनों की वृद्धि एवं पुनर्जनन होता रहता है। जंतुओं के अलावा सूक्ष्म जीव भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सूक्ष्म जीव मृत पेड़ पौधों के अवशेषों का अपघटन कर पोषक पदार्थ भूमि यानी कि मृदा में पहुंचाने का कार्य करते हैं। इसके कारण नए पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों कि जो सूक्ष्म जीव हैं वह भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो हैं वो क्या करते हैं, वह मृत जीवों के अवशेष जो होते हैं उनका अपघटन का कार्य करते हैं, है ना, जिससे पोषक तत्व जो होते हैं वापस मृदा में मिल जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात आपने याद रखनी है कि पोषक तत्वों को वापस मृदा में मिलवाने का काम जो है वो कौन करते हैं, सूक्ष्म जीव कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपने पूरा आंसर देख लिया। अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो बाढ़ जो है, आपको पता होगा बाढ़ क्या होती है। बाढ़ मतलब जब पानी अधिक मात्रा में आ जाए, ठीक है, वो उसको कंट्रोल ना कर सकें तो बाढ़ के रूप ले लेता है ना। वर्षा का जल भी बाढ़ का रूप ले लेता है। आपने देखा होगा कि जब बारिश के दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है तो नदियाँ जो हैं वो अपने जल स्तर को बढ़ा लेती हैं, उनका जल स्तर बढ़ ही जाता है उन पानी से। तो वहाँ पर फिर वो जब जल स्तर उनका बढ़ जाता है तो अपना जो उनकी सीमा है उसको लांघ कर बाहर शहरों में पहुँच जाती हैं, है ना, तो वो बाढ़ आ जाती है। तो अब यहाँ देखें कि उसकी रोकथाम करने में वन जो हैं वो कैसे हमारी मदद करते हैं। तो बच्चों आपको पता है, जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जड़ें होती हैं, है ना। जो पेड़ पौधे जो जड़ें होती हैं, तो जड़ जो है उनका कार्य क्या होता है, जड़ों का कार्य होता है जल का अवशोषण करना। जो वहाँ पर जल है उसको वो अवशोषित कर लेती हैं। अब इससे क्या होगा, जब वो जल को अवशोषित कर लेती हैं तो जल जो है वो कम हो जाएगा, और जल कम होएगा तो वो जो बाढ़ है उसका पानी इकट्ठा नहीं हो पाएगा, और पौधों को भी जो पानी है जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। आप यहाँ पर ये चित्र देख सकते हैं। इस चित्र में ये दिखाया हुआ है यहाँ पर कि ये देखें, ये जैसे ये पौधा है और इसकी ये जड़ है नीचे, तो इससे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये इस जो बीकर है इसमें लाल रंग डाला हुआ है स्याही का, ठीक है। तो अब ये पौधे की जो पत्तियां हैं यहाँ तक ये पहुँच रहा है लाल रंग। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन्होंने अवशोषण का कार्य किया है ना। तो वही यहाँ पर दिखाने की कोशिश की गई है इस से
कि जो अवशोषण का कार्य है वो जड़ें करती हैं। तो जल का अवशोषण कौन कर रहा है? जड़ें कर रही हैं, जिससे कि जल जो है वहाँ पर जंगलों में या वनों में कम हो जाता है, क्योंकि पौधे जो हैं अपनी ज़रूरत के लिए उसको यूज़ कर लेते हैं। और कई बार क्या होता है, पौधे ज़्यादा भी यूज़ कर लेते हैं। तो ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं, वो उनका वाष्पोत्सर्जन जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा वह बाहर आ जाता है, वाष्पित हो जाता है उनकी पत्तियों से और वो बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से वाष्पोत्सर्जन और अवशोषण ये दोनों कार्य जो होते हैं पौधों के द्वारा करे जाते हैं। वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के द्वारा होता है, ठीक है, पत्तियों से बाहर आ जाता है जल, और अवशोषण जड़ के द्वारा होता है। इन दोनों ही कार्यों से मदद मिलती है पानी को कंट्रोल करने की, ठीक है। तो आप यहाँ साथ वाले चित्र को भी देख सकते हैं। इस चित्र में भी यही बताया गया है कि ये जो जड़ है, इसमें साथ में ये भी बताया गया है कि जड़ केवल जल ही नहीं, बाकी के पोषक तत्व जो हैं जैसे सल्फर हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब भी जड़ें जो हैं नीचे मृदा से अवशोषित करती हैं। क्योंकि अभी हमने पीछे पढ़ा था ना कि पोषक तत्व जो होते हैं वो कौन मिला देता है? पोषक तत्व सूक्ष्म जीव मिला देते हैं हमारी मृदा में, है ना। तो वो उनका कार्य होता है अपघटन का। तो पोषक तत्व जो हमारे उसमें आ गए वो कौन कौन से हो गए? आयरन, मैंगनीज, जिंक, ये स्मॉल मोलिब्डेनम, ये सारे के सारे क्या हो गए आपके? कॉपर, ये आपके पोषक तत्व हैं जो कौन अवशोषित कर रहा है? जड़ें कर रही हैं, ठीक है। तो इस तरह से पोषक तत्व और जल दोनों अवशोषित करके जड़ें जो हैं पौधे को मजबूत बनाती हैं। तो अब यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन था उसका आंसर देख लेते हैं कि वन जो है बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो वनों में उगने वाले पेड़ पौधों की जड़ मृदा से काफ़ी मात्रा में जल का अवशोषण कर लेते हैं, जिससे वर्षा का जल इकट्ठा होकर बाढ़ का रूप नहीं ले पाता। इस तरह बाढ़ की रोकथाम हो जाती है, ठीक है। तो आप आंसर लिख लें। अगला देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, अपघटक किसे कहते हैं? तो अपघटक, पहले हम एक एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्योंकि अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें इनके 2 के नाम बताने हैं अपघटकों के, और उसके बाद ये वन में क्या कार्य करते हैं। तो हम लोग पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कि अपघटक किसे कहते हैं। तो अपघटक जो होते हैं बच्चों, वह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जो मृत जीव, पेड़ पौधे हैं, चाहे पेड़ पौधे या फिर वहाँ पर जीव जंतु जो हैं, उन सब का जो मृत अवशेष होते हैं उनको क्या करेंगे? वो अपना वहाँ से भोजन प्राप्त करते हैं। उनको भोजन प्राप्त करते हैं तो उस वक्त वो उस शरीर को उन जीवों के क्या करते हैं? तोड़ देते हैं छोटे सरल अवयवों में, ठीक है। तो ऐसे सूक्ष्म जीवों को ही अपघटक कहा जाता है। आप ये एक चित्र देख सकते हैं, देखें आपको, ये देखें, ये सारे के सारे जो हैं ये अपघटकों के चित्र दिए हुए हैं, एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर। जैसे ये फंगी, ये कवक हो गया, ये जीवाणु हो गया, ये अर्थवर्म केंचुआ हो गया, मशरूम हो गया, ठीक है, जिसे आप लोग सांप की छतरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मशरूम सब खाते भी हैं लोग, ठीक। ये मोल्ड हो गया, ये ईस्ट जो है, ठीक। ये बीटल्स, मतलब कि गोबर में जो रहने वाले बीटल्स होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो हैं। और ये नीमेटोड्स, दूसरे छोटे कीड़े जो अर्थवर्म केंचुए जैसे होते हैं, ठीक है। और भी आप यहाँ पर चित्र देख सकते हैं। ये सभी चित्र किस चीज़ के हैं बच्चों? ये सारे के सारे चित्र हैं डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स किनको कहते हैं? अपघटक, ठीक है। ये सारे क्या हैं? अपघटक हैं। तो आप इन सबको देख सकते हैं यहाँ पर। तो आपको पता चल गया होगा कि जो अपघटक हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इस चित्र की सहायता से अब आपको ये भी समझ आ गया होगा। ये देखें, ये छोटा बीटल्स है, ये आपने बहुत देखे होंगे, ये देखें, है ना। तो अब इससे आपको आंसर भी पता चल गया होगा कि जो आपका दूसरा पार्ट है इसमें क्वेश्चन में, दूसरा पार्ट क्या दिया हुआ है? किन्हीं 2 के नाम बताएं। तो अब आपने चित्र देखा है तो चित्र की सहायता से आप अपने आप नाम बता सकते हैं कि जैसे ये उदाहरण देखें, ये लिखा हुआ है जीवाणु और कवक, ठीक। अब हम एक बार दोबारा से इस आंसर को देख लेते हैं, क्योंकि बच्चों में बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि अपघटक क्या होते हैं। तो अब देखते हैं अपघटक। पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं, ठीक है। वे सूक्ष्म जीव जो इसके अलावा हम इसकी दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं, अर्थात करके आप यहाँ लिख सकते हैं बीच में,
या फिर याद करके लिख सकते हैं, वे सूक्ष्मजीव जो मृत पादपों और जंतुओं के शरीर को सरल अवयवों में तोड़ देते हैं उन्हें अपघटक कहते हैं। तो ये हमने जान के यहाँ पर आपके लिए 2 परिभाषा लिख दी है, क्योंकि बच्चों को समझ नहीं आता कि अपघटक क्या होते हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। ये सूक्ष्म जीव हैं अपघटक सभी के सभी, और कुछ जो होते हैं जैसे केंचुआ है वो भी अपघटक का ही कार्य करता है। ठीक है, जो क्या कर रहा है, जो जीव जो है वहाँ पर उनके अवशेषों को, मृत अवशेषों को किस में मिला देता है, सरल अवयवों में मिला देता है, तोड़ देता है, जिससे उनके जो पोषक तत्व हैं वह मिट्टी में मिल जाते हैं और पौधे उनको ले लेते हैं। ठीक है, तो इसके बाद इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये वन में क्या करते हैं। तो वन में अपघटकों का कार्य क्या है, अब वो देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अपघटक वन में मृत जीव जंतुओं के शरीर को सरल अवयव में तोड़कर अपघटित कर मृदा में मिलाते हैं। अपघटक वन में अपघटन का कार्य कर सफाई का कार्य करते हैं। अब देखें, जो मृत अवशेष जो होते हैं वो वहीं पर पड़े रहें तो अच्छा से नहीं लगेंगे, है ना, तो उसको वहाँ से ये पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, सरल अवयव में तोड़ देते हैं और मृदा में मिला देते हैं। मृदा में मिलने से क्या हो गया, अपघटक वो वहाँ पर दिखेंगे ही नहीं, है ना, दिखेंगे नहीं, तो सफाई का कार्य भी हो गया। इसके अलावा अपघटक पर्यावरण संतुलन का कार्य करते हैं। अब पर्यावरण संतुलन का भी कार्य कर रहे हैं ये, क्योंकि जो मृत अवशेष हैं, है ना, वो वहाँ पर पड़े रहेंगे, उनमें से स्मेल आएगी, बदबू आएगी, तो वो गंदी बदबू जो है उसको हटाने का काम भी अपघटक कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से देखें कि ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि अपघटक क्या होते हैं और वे क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है बच्चों कि वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। अब वायुमंडल में जो ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें संतुलन कैसे बना रहता है वनों के कारण, ये हमें बताना है। तो देखो बच्चों, आपको पता है वन जो होते हैं उनमें क्या है, पौधे हैं, पेड़ हैं। ठीक है, वनों में हमें पेड़ पौधे मिलते हैं, जंतु भी मिलते हैं, दोनों ही हैं वहाँ वन में जंतु भी हैं। ठीक है, तो पेड़ पौधों का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का काम करना। प्रकाश संश्लेषण से वह अपने लिए भोजन उत्पादित करते हैं। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण से। अब वो प्रकाश संश्लेषण के कार्य के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेंगे उनकी जड़ें, और उसकी मदद से क्या करेंगे कि वो अपने लिए भोजन तैयार करते हैं। अब जो इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या उत्पादित होता है बच्चों, ऑक्सीजन होती है। अब ये जो ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उत्पन्न हुई है, इसे पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से बाहर छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ने के बाद जो जंतु हैं वो उसे अब ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि जंतुओं को श्वसन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो जंतु ऑक्सीजन ग्रहण कर लेंगे। और जब उनका श्वसन प्रक्रिया पूरी होती है, भोजन का अपघटन होता है, तो उसमें उनकी कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली उनके शरीर से बाहर उच्छ्वसन के द्वारा, वो फिर वनों में जो पेड़ पौधे हैं उसे यूज़ कर लेते हैं। तो इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है। तो आप इसको इस चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर ये चित्र आपके लिए लगाए गए हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो देखें, ये देखें, ये ऑक्सीजन है और ये जंतु इसे यूज़ कर रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जंतुओं ने छोड़ी और फिर उसे पादप यूज़ कर रहे हैं, और पादप क्या छोड़ रहे हैं, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं। तो ये इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र चलता रहता है। यहाँ पर भी ये चित्र में आप देख सकते हैं कि जो सनलाइट है उसकी मदद से और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से पेड़ पौधे जो हैं वो क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देते हैं वातावरण में, और वो ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा यूज़ कर ली जाती है। इस तीसरे चित्र में भी यही है। देखें कि जो ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है जंतु छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा चक्र चलता रहता है। इसे ऑक्सीजन साइकिल भी कहा जाता है। ठीक, तो अब आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो आंसर लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते हैं। तो देखें बच्चों, आंसर में लिखा है, सभी जीव जंतु श्वसन प्रक्रम द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में निर्मुक्त करते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में भोजन संश्लेषित करने के लिए प्रयोग की जाती है। इस तरह वनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बना रहता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख लें। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम।
अगले क्वेश्चन में लिखा है समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। तो वहाँ पर वनों में अब आप पहले तो ये देखें वहाँ पे मिलता क्या क्या है हमें। वहाँ पे क्या है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ जंतु हैं, ठीक है, वहाँ सूक्ष्म जीव भी हैं, सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे कुछ व्यर्थ नहीं होता। अब वो किस तरह से देखें, अभी हम लोगों ने पिछले ही क्वेश्चन में देखा था कि पेड़ पौधे जो हैं वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं, ठीक है, इनका काम होता है प्रकाश संश्लेषण करना। प्रकाश संश्लेषण में वो क्या यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इस कार्बन डाइऑक्साइड से वो क्या बना रहे हैं, ऑक्सीजन बना रहे हैं। ऑक्सीजन जो है वो जंतु यूज़ कर रहे हैं, जंतु उसे यूज़ कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर पौधे ग्रहण कर रहे हैं, ठीक है, ये काम हो गया इतना। इसके बाद जब पेड़ पौधे और जंतु मर जाते हैं तो वहाँ पर सूक्ष्म जीवों का कार्य शुरू हो जाता है। सूक्ष्म जीव उनको क्या करते हैं, अपघटन का कार्य कर देते हैं। तो इस तरह से सभी एक दूसरे पर निर्भर है, पेड़ पौधे भी, जीव जंतु भी, सूक्ष्म जीव भी, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये देखें इस चित्र में ये दिखाया हुआ है कि ये पेड़ है, ठीक है, इसको ये जानवर खा रहे हैं। पहले शाकाहारी जानवर खा रहे हैं, फिर उसे मांसाहारी जानवर खा लेते हैं शाकाहारी जानवर को, ठीक। और ये विभिन्न खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं वो इस चित्र में दिखाई गई हैं आपको, तो इससे आप समझ गए होंगे। इसके बाद ये सब क्या होता है, अपघटित होता है सूक्ष्म जीवों के द्वारा, ठीक। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन जो है इसका आंसर बन जाता है कि वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब हम जो लिखा हुआ आंसर वो पढ़ लेते हैं। वन में सभी जीव जंतु और पादप एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, सब एक दूसरे को किसी ना किसी रूप में पोषक पदार्थ पहुंचा रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सूक्ष्म जीव भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सभी मृत पेड़ पौधों और जंतुओं के शरीर को सूक्ष्म जीव अपघटित कर ह्यूमस के रूप में मृदा में मिला रहे हैं, जिससे पौधे उचित पोषक तत्व प्राप्त कर अपनी वृद्धि करते हैं। अतः हम ये कह सकते हैं कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता, ठीक है। तो आपको ये आंसर मिल गया होगा। इसमें बच्चों एक शब्द आया बार बार बीच में, शब्द जो आपको पीछे भी आंसर्स में मिला था, ह्यूमस। तो ह्यूमस क्या होती है इसके बारे में हम आगे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें अच्छे से आपको बता देंगे कि ह्यूमस क्या होती है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है देखें, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। अब वनों से हम बहुत सारी चीज़ें प्राप्त करते हैं, है ना, तो उनमें से कुछ 5 को, क्योंकि क्वेश्चन में केवल 5 ही पूछा है तो यहाँ पे 5 के ही नाम आपको दिए हैं, पर आप इस चित्र को देख सकते हैं, इस चित्र से आप इनमें से कोई भी 5 याद कर सकते हैं। इस चित्र में आपको बहुत सारे जो वनों के उपयोग हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये दवाइयाँ बनी हैं, आश्रय के लिए लकड़ी, मतलब घर बनाने के लिए लकड़ी जो चाहिए होती है वो हमें वहाँ से मिलती है, पौधों से। चारा जो है भोजन, मतलब कि उन जानवरों का, वो मिलता है। ईंधन के लिए लकड़ी मिलती है। खेल का सामान बनाया जा सकता है उस लकड़ी का प्रयोग करके। पेड़ों से जो लकड़ी मिलती है फर्नीचर बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा जड़ें जो होती हैं वो देखें मिट्टी को बांधने का कार्य करती हैं, ठीक है, जिससे बाढ़ की रोकथाम होती है। इसके अलावा ये रबर जो है वो इस पौधों के जो उत्पाद हैं उनसे बनाई जाती है। इमारती लकड़ी, मतलब फर्नीचर वगैरह बनाने या फिर जो मकान हैं उनको बनाने के लिए जो लकड़ी प्रयोग होती है वो, ठीक। इसके अलावा वन्य जीवों का ये प्राकृतिक निवास होता है। विभिन्न जीव जंतु पक्षी इसमें रहते हैं, ठीक है। गोंद एवं लाख मिलता है इनसे, हमें फल मिलते हैं, शहद मिलते हैं और ऑक्सीजन तो मिलती ही मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सब में से आप कोई भी 5 याद कर सकते हैं आपकी सुविधा के अनुसार। यहाँ आंसर में जो लिख दिए हैं वो मैंने सोच के ही, बिल्कुल जो बच्चों को आसान लगे वो ही लिखे हैं, तो आप ये भी याद कर सकते हैं। ये देखें, पहला है औषधियाँ, दूसरा पशुओं के लिए चारा, तीसरा ईंधन के लिए लकड़ी, फिर गोंद और मसाले, ठीक है। तो ये सब आप इसमें कोई भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपका पीछे वाला दिया हुआ है बच्चों, आप इसमें ये चित्र भी बनाएं। चित्र बनाएंगे तो आपको अच्छे से याद भी रहेगा कि क्या क्या यहाँ पर हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है रिक्त स्थान। रिक्त स्थान यहाँ पे खाली जगह दी हुई हैं, उनमें आपको भरने हैं। तो पहला, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ और पक्षी पुष्पीय पादपों को परागण में सहायता करते हैं। परागण जो मतलब कि एक पुष्प से दूसरा पुष्प में जो पराग के कण होते हैं वो किस तरह से दूसरे में चले जाते हैं, तो वो काम कौन करता है, कीट, तितलियाँ, मधुमक्खियाँ, ठीक है।
तो वो इस तरह से मतलब कि जो मादा फूल है और जो नर फूल है उसका जो स्टैमन और जो स्टिग्मा जो होते हैं उनको मिलाने का प्रोसेस जो होता है उसे परागण कहा जाता है। ठीक है, निषेचन की जो प्रक्रिया होती है। ठीक, तो इसमें सब मदद कौन करते हैं? कीट तितलियाँ। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो दिया है, वन परिशुद्ध करते हैं, क्या करते हैं परिशुद्ध? वह जल को और वायु को। बिल्कुल ठीक है। इसके बाद है शाक वन में निम्नतम परत बनाते हैं। अब ये परत कौन सी होती हैं? इसके लिए आप यहाँ पर ये जो साथ में चित्र दिया हुआ है इसको देखें, इससे पता चल रहा है कि देखें जो पौधे होते हैं वनों में, जो पौधे होते हैं उनकी हाइट अलग अलग होती है, मतलब जो ऊंचाई है पौधों की वह अलग अलग है। तो कुछ पौधे बिल्कुल छोटे होते हैं सारे के सारे, वहाँ पर एक नीचे वाली परत बनाते हैं। फिर थोड़े ऊंचे होते हैं, जैसे झाड़ियाँ होती हैं वो उसके ऊपर वाली परत बनाते हैं। और उसके बाद ऊंचे पेड़ जो होते हैं, वृक्ष जो होते हैं, वो ऊपर वाली बनाते हैं परत। ठीक है, तो इस तरह से एक एक लेयर बन जाती है इन, जिनको वितान या कैनोपी कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली जो परत हो गई पौधों की, वह कौन सी होगी बच्चों? शाक की हो गई, क्योंकि शाक जो होते हैं सबसे छोटे पौधे होते हैं, है ना। तो शाक, उसके बाद झाड़ियाँ, फिर वृक्ष, तो इनकी अपनी अपनी वितान की लेयर्स होती हैं। ठीक, तो इसी तरह से सबसे निम्नतम जो बनाई वो किन्होंने बनाई? शाक ने बनाई। तो आपके आंसर भी देखें यहाँ पर, शाक वन में निम्नतम परत बनाते हैं। ठीक है, शाक जो है वन में निम्नतम मतलब सबसे नीचे वाली परत बनाते हैं। तो आप ये चित्र बनाएंगे साथ में तो आपको आसानी से याद भी रहेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, वन में शैमान पत्तियों, शैमान मतलब जो खराब हो रही होती हैं, सड़ रही होती हैं, वो पत्तियों और जंतुओं की लीद जो है उससे क्या होता है? वह मृदा को समृद्ध करते हैं। अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर जो है भूमि की जो ये सतह दी हुई है वन की, जिसमें विभिन्न प्रकार की पत्तियाँ और गोबर, लीद वगैरह गिरी है। ठीक है, तो इससे क्या बनता है? यहाँ पर ह्यूमस बनता है। ठीक है, ह्यूमस जो होता है वो पौधों के लिए बहुत पोषक तत्व प्रदान करता है। और ये ह्यूमस क्या होता है इसका क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे, आपको अच्छे से समझा देंगे। तो अभी आप इतना ही जानें कि ये ह्यूमस जो है इससे क्या हो जाता है, फिर मृदा जो है हमारी समृद्ध होती है मृदा में, क्योंकि पोषक तत्व जो है वह मिल जाते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में लिखा है, अगला क्वेश्चन जो बच्चों आपको दिया हुआ है कि वनों से क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले, हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है। तो देखिए हमें इसमें चिंतित होने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आजकल वनों की बहुत कटाई हो रही है ना। वनों की कटने के कारण, वन जब कटते जा रहे हैं उससे क्या होगा? वन कट रहे हैं तो हमें नुकसान ही होगा। इतने सारे जो उत्पाद हैं वो कैसे मिलेंगे हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, है ना। मिट्टी को वो बांध के रखते हैं, मृदा की कटाई नहीं होने देते, अपरदन जो है वो रोकती हैं उनकी जड़ें। ठीक है, तो बाढ़ को भी रोकती हैं वो। तो ये सारे कारण अगर हमारे पास नहीं होंगे तो हमारा तो जीवन ही नष्ट हो जाएगा ना, मनुष्य का ही क्या, जंतु भी नष्ट हो जाएंगे। तो इसलिए वनों का रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वन जो है अगर ख़त्म होते जा रहे हैं तो वो चिंता का विषय तो बन ही जाएंगे। तो हम आंसर देखते हैं, आंसर क्या लिखा है। वनों से हमें विभिन्न महत्वपूर्ण लाभ होते हैं जिनके कारण हमें वनों से संबंधित परिस्थितियों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता है। इसके कुछ निम्न कारण जो हैं वो यहाँ आपके लिए लिखे हुए हैं, तो हम उनको पढ़ लेते हैं। पहला, वन अनेक जीव जंतुओं को आश्रय प्रदान करते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये आश्रय प्रदान करते हैं, रहने का स्थान होते हैं बहुत सारे जीव जंतुओं का। वन हमारे पर्यावरण को शुद्ध साफ रखने में सहायक होते हैं। वन जो है शुद्ध साफ रखते हैं क्योंकि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना, तो हमारा पर्यावरण भी साफ रहता है उससे। इसके अलावा आगे, वन मृदा का अपरदन रोकने में सहायक है। मृदा का अपरदन, भूमि का जो कटाव होता है उसे कौन रोक के रखता है? जड़ें जो होती हैं वो मजबूती से मिट्टी जो है, मृदा जो है उसको रोक लेती हैं। इसलिए वन तापमान को बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, वन जो है तापमान को कैसे बढ़ने से रोकने में मदद करते हैं कि वन जो है उनसे वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है उसके कारण जो मौसम है उसमें ह्यूमिडिटी यानी कि
आर्द्रता आ जाती है, आर्द्रता से हमारा जो तापमान है वह कम हो जाता है। इसके बाद है भूमिगत जल को और गहरा होने से रोकते हैं। भूमिगत जल को नीचे ज़मीन में और जाने से रोकेंगे, क्योंकि जो जड़ें हैं वो उसको अवशोषित कर लेंगी, है ना। तो इस तरह से भूमिगत जल जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। तो यहाँ पर ये आप एक चित्र भी देख सकते हैं। यहाँ इस चित्र में बताया गया है कि वन हमारे लिए कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखें, जो ये पेड़ है उसमें, ये आपने देखा होगा कोरोना के टाइम पर हम लोगों को कितनी मुश्किल हो गई थी, ऑक्सीजन भी नहीं मिल रही थी, है ना। ऑक्सीजन नहीं मिलने से कितने ही लोगों के जीवन नष्ट हो गए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर ये देखें, जो वनों का महत्व जो है वो दिखाया गया है इस चित्र के माध्यम से, कि एक दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हुई। जब एक दिन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन ख़त्म हुई तो उससे क्या हुआ, तो कितनी माँओं की गोद सूनी हो गई। बिल्कुल देखें, कितने ही घरों में नुकसान हो गया था। हम रोज़ पेड़ काट कर धरती माँ की गोद सूनी कर रहे हैं। तो धरती भी तो हम लोग माँ की तरह मानते हैं ना, धरती माँ को। तो धरती माँ को अगर आप माँ की तरह मानते हैं तो आपको पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। और उसके, क्योंकि वो भी तो, जो पेड़ हैं वो हमें इतना जीवन दे रहे हैं, तो वो धरती माँ के एक तरह से बच्चे हुए हैं ना। तो उन धरती माँ के जो बच्चे हैं क्या हैं, पेड़ हैं। इन पेड़ों की आप रक्षा करें, सुरक्षा करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी धरती माँ पे पेड़ होंगे तो हम भी सुरक्षित होंगे। ठीक है, तो ये आपने चित्र देखा। इसके बाद आगे पढ़ते हैं हम। यहाँ पर ये आपको वही दिखाया हुआ है कि किस तरह से वन जो है अगर उनसे हमें ये विभिन्न उत्पाद नहीं मिलेंगे, इन्हें हमें कितने सारे उत्पाद मिलते हैं, अगर ये नहीं मिलेंगे तो हम लोगों को चिंता तो होगी ही। और ये हमें ऑक्सीजन देने का कार्य करते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सनलाइट से पहले प्रकाश संश्लेषण करेंगे, फिर ऑक्सीजन इनसे निकलेगी, वो ऑक्सीजन जंतुओं द्वारा यूज़ होगी और कार्बन डाइऑक्साइड जो है पेड़ वापस ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से वन जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। माँ जीवन की जैसे शुरुआत करती है, वैसे ही वृक्ष जो होते हैं वह जीवन का आधार होते हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको पता चला होगा कि कितने महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए वृक्ष। तो ये चित्र मैंने इसीलिए लगाए हैं आप लोगों के लिए, ये गूगल से लिए गए चित्र हैं, ताकि आपको जो पेड़ हैं उनका महत्व अच्छी तरह से समझ आए। पेड़ों का महत्व जो है, पेड़ का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा है। पेड़ का महत्व आप सभी समझें और पेड़ों की ज़्यादा से ज़्यादा रक्षा करें। रक्षा करेंगे पेड़ तो हमारा जीवन भी रक्षा, मतलब हमारे जीवन की भी रक्षा होगी। ठीक है, ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में जो लिखा है, समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें अब जो हमने पीछे चित्र देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और ऑक्सीजन जो है वह हम लोग श्वसन के लिए जंतु यूज़ करेंगे और क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो अब आंसर भी देख लेते हैं। वनों में रहने वाले पादप और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पौधे भोजन बनाते हैं और जंतु पौधों को खाकर जीवन जीते हैं। जंतु कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पादप इसका प्रयोग प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में भोजन बनाने के लिए करते हैं। जीव जंतुओं का मरने के बाद अपघटन होता है, जिससे पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं और पादपों को पोषण प्रदान करते हैं। इस तरह वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने से वे एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहाँ पर ये ऑक्सीजन चक्र यानी ऑक्सीजन साइकिल जो दी है, इसका चित्र आप इस क्वेश्चन के साथ बना सकते हैं और आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ भी आ गया होगा कि किस तरह से पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर ये देखें, इसमें भी आपको ये क्वेश्चन जो है आपका, यही जो क्वेश्चन था आपका जंतुओं और, जो पिछला क्वेश्चन मतलब कि जंतुओं और, एक मिनट, हाँ, अब देखें ये जो क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है, इसी क्वेश्चन को यहाँ पर ये चित्र के माध्यम से ये आपको बताया गया है। ये देखें कि जो एक दूसरे के ऊपर ये निर्भर हैं, क्योंकि पेड़ पौधे जो होते हैं ये उत्पादक हैं हमारे लिए,
ठीक है, ये हमारे भोजन का निर्माण करते हैं, जिन्हें शाकाहारी जीव खाते हैं। शाकाहारी को जो सर्वाहारी जीव हैं वो खा लेते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि जो जीव मांसाहारी हैं वो खा लेते हैं, मांसाहारी जीवों को सर्वाहारी खा लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो ये जैसे यॉक या बाज जो होता है, हॉक जो होता है, वो जीव सब कुछ खा लेते हैं। फिर उनके जो मृत शरीर होते हैं, चाहे वो पौधों के हों या जंतुओं के, उन पे कार्य अपघटक करते हैं। अपघटक जो है वो क्या करेंगे, मृदा में पोषक तत्व मिला देते हैं, उसको पौधों की जो जड़ें होती हैं वह ले लेती हैं और फिर से वही प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो एक दूसरे पे ये इस तरह से निर्भर होते हैं। ये आपकी बुक का ऊपर का चित्र दिया हुआ है, इसमें भी यही बताया हुआ है कि किस तरह से सभी जीव एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। तो आप ये चित्र बच्चों अपनी कॉपी में ज़रूर बना लें कि यहाँ पर ये देखें, ये सूरज है, सूरज से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, पौधे प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करने के बाद क्या है, ऑक्सीजन छोड़ रहे हैं, जैसे जीव जो हैं, जैसे मनुष्य है या दूसरे जंतु, वो यूज़ करते हैं। उसके बाद वह जब मर जाते हैं पौधे या जंतु, ठीक है, तो कौन कार्य करता है, अपघटक कार्य करते हैं। अपघटक जो है पोषक तत्वों को मृदा में मिला देते हैं, ये मृदा हो गई, और फिर मृदा से जल और पोषक तत्व जो हैं जड़ों के माध्यम से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, और फिर अवशोषित करने के बाद वह कार्बन डाइऑक्साइड लेकर और हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण का जो क्रम करते हैं उसमें हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो इस तरह से ये पूरी प्रक्रिया होती है। तो बच्चों ये चित्र आपकी बुक का दिया हुआ है, इसको आप बना लें। ठीक है, यहाँ नीचे भी एक ये जो है आहार श्रृंखला दी हुई है, जिसमें आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पौधे एक दूसरे के ऊपर या जंतु निर्भर हैं। जैसे ये देखें, ये प्रोड्यूसर यानी कि ये पौधे उत्पादक हो गए, इनको जो छोटे शाकाहारी जीव हैं वो खा लेंगे, उन्हें मांसाहारी जो वैसे जीव होते हैं जो पौधे इन जो खाते हैं, जैसे मेंढक तो छोटे छोटे कीटों को खाते हैं, ये मांसाहारी खा लेंगे, फिर उनको दूसरे मांसाहारी खा लेंगे और फिर सर्वाहारी खा लेंगे, फिर लास्ट में ये जो है अपघटक। ठीक, तो इस तरह से ये आपका चित्र है, आप इन्हें बना लें। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसमें बच्चों आपकी बुक में एक ऑलरेडी से चित्र दिया हुआ है, ये जो साथ में आप चित्र देख रहे हैं ये चित्र दिया हुआ है, और साथ में कुछ नाम दिए हुए हैं, जैसे ये बादल, वर्षा, वायुमंडल, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, पादप, जंतु, मृदा, अपघटक, मूल, भौम जल स्तर। तो ये जो चित्र दिया हुआ है बच्चों, इसमें आपको इनको निशान लगाना है कि कहाँ पर क्या चीज़ है। ठीक है, तो इसके आंसर ये देखें, ये आपके लिए इसका आंसर है। तो यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं कि जो नाम उसमें क्वेश्चन में पूछे गए हैं वो सभी नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। तो ये ऊपर जो है ये बादल है, ये बारिश हो रही है, बादल बारिश कर रहे हैं, है ना, तो ये बारिश वर्षा हो गई। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें ऑलरेडी पहले से ही चित्र में लिखा हुआ है, तो हमारे पास ये जो ऊपर का हो गया, ये क्या हो गया, वायुमंडल हो गया। ठीक है, ये पादप हो गया, ये हिरन जैसा चित्र दिखाया हुआ है, ये जंतु हो गया, और इसके बाद नीचे जड़ें जो हैं ये गई हुई हैं, जड़ों को क्या कहते हैं बच्चों, मूल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये मूल हो गया आपका, और जड़ें मिट्टी में रहती हैं, है ना, मिट्टी में होती हैं, तो ये मृदा हो गई। और उसके बाद आपको यहाँ छोटे छोटे से और जीव जिस तरह देखें, इस चित्र को ध्यान से देखें आप, तो ये देखें, ये छोटे छोटे यहाँ पर और ये इस तरह की जो ये लाइनें सी ऐसे दिख रही हैं आपके चित्र में, ये क्या है, ये अपघटक है। ठीक है, जो मृदा में है, तो ये अपघटक हो गए। और नीचे भौम जल स्तर, मतलब नीचे मिट्टी के नीचे जो पानी है वो उसका ये स्तर है यहाँ पर। ठीक, तो इस तरह से आप इस चित्र को बना लें और इसके ये जो नाम हैं इन सभी को लिख लें। तो अब हम आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में बच्चों दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है, आपको बताना है। तो वनों से हमें क्या क्या मिलता है, पहले तो ये देखें, क्योंकि अभी आप सब जान गए होंगे कि वनों से हमें क्या क्या मिलता है, पीछे हमने चित्र के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से उसे पढ़ा है। तो देखें, पहला गोंद, गोंद हमें बिल्कुल मिलता है, आप ये चित्र देख सकते हैं, ये गोंद का है। ठीक है, इसके बाद प्लाईवुड, प्लाईवुड का चित्र आप ये देखें, ये दिया हुआ है, ये प्लाईवुड हो गई। ठीक है,
और सील करने की लाख, ये लाख का चित्र है। लाख का आपको पता होगा, घरों में आपकी मम्मी जो हैं वो चूड़ियाँ भी पहनती होंगी, वो आपको अच्छे से उनको देखकर पता चल जाएगा कि वो लाख की चूड़ियाँ हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा है कैरोसिन। तो कैरोसिन बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैरोसिन जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है। वो हम पेट्रोलियम जो होता है, कच्चा तेल जो होता है, जैसे काला सोना कहा जाता है, उसका एक उत्पाद होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोलियम से मिलने वाला केरोसिन जो है वो हमें वनों से नहीं मिलता है ना। तो ये चित्र आपको याद रखने में मदद करेंगे। तो आंसर क्या हो गया, केरोसिन। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, आपको बताना है। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं कौन कौन से दिए हैं। पहला, वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। बिल्कुल, ये आपने पीछे क्वेश्चन में पढ़ा है, वनों के क्या क्या लाभ हैं। फिर है, वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते। देखो बच्चों, इसमें लिख रहे हैं नहीं होते, तो आप ये समझ गए होंगे कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता है ना। वन में जंतु और पादप एक दूसरे पे बिल्कुल पूरी तरह निर्भर रहते हैं। तो आप समझ गए होंगे आगे कि हमें कौन ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आपका यही बनेगा। फिर भी हम एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। अगला, वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है। मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। बिल्कुल ठीक बात है। बाकी तो आपका आंसर सेकेंड ऑप्शन आपने बिल्कुल सही सोचा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अब ये देखें, ये जो चित्र आपको दिया हुआ है ये ह्यूमस का दिया हुआ है यहाँ, और अब आपको ह्यूमस के बारे में बता देते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन जो लिखा है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम बताएं। तो हमने पीछे पढ़ा सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, अपघटक का कार्य करते हैं, है ना बच्चों। तो अपघटक जो है वो मृत पादपों या जंतु, ठीक है, मृत पादप हों या फिर जंतु हैं, ठीक है, उन पर अपना कार्य करते हैं। उनको उनके जो अवशेष हैं उनको सरल अवयवों में तोड़ देते हैं। ठीक है, सरल अवयव में तोड़ देते हैं और उसके बाद वहाँ पर से पूरी तरह सफाई कर देते हैं। ठीक, और वो जो उनके पोषक तत्व होते हैं वो किस में मिल गए, मिट्टी में मिल गए। और मिट्टी की जो ऊपरी परत जो होती है वो इस तरह से आप देख रहे हैं इन चित्र में, ये ब्राउन ब्राउन कलर की हो जाती है। ठीक है, तो इस ऊपरी परत को ही बच्चों ह्यूमस कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप इस चित्र में से समझ गए होंगे कि ह्यूमस क्या है। तो ये आपके लिए बिल्कुल मैंने इसीलिए लगाया था क्योंकि बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज होते हैं कि ह्यूमस क्या होता है। तो ह्यूमस जो है मिट्टी की ऊपरी परत होती है बच्चों, जो कि अपघटकों द्वारा जो मृत अवशेष हैं जीव जंतुओं के, उनके ऊपर क्रिया करने से सरल अवयवों को बनाने से जो बन गई होती है, जिसमें पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। ठीक है, पोषक तत्व होते हैं इसमें। ठीक, तो ये ह्यूमस हो गया। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ह्यूमस किसे कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ये आपका जो क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि अभी आपके 10 तारीख से आपके अब लेसन्स मतलब कि जो आपके टेस्ट हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से ये अब हमारा रिवीजन का जो कार्य है वो भी शुरू हो रखा है। तो आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपको आंसर्स जो हैं बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी कर दिया करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसका लाभ होए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।